नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जो आज यानी 3 जून 2022 को पृथ्वीराज चौहान नाम की फिल्म रिलीज हो रही है, इस फिल्म को आप जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें अगर आपको अपने देश और अपने देश के सच्चे इतिहास से प्यार है तो। वैसे तो आपको ये मालूम होगा कि इस फिल्म के रिलीज होने के 10 दिन पहले से ही हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, ये बड़े व्यथित हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अरे साहब, ये भेदभाव पैदा कर रही, ये कर रही, वो कर रही। सच्चाई से ये कभी रूबरू नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर याद हो तो 75 सालों के कांग्रेसी राज में 6 जो शिक्षा मंत्री हुए वो अल्पसंख्यक थे। और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने आप को माने शिक्षा मंत्री होने के बावजूद इस देश से कनेक्ट नहीं कर पाए। वो मुगलों से ही कनेक्टेड रहे, इसलिए उन्होंने सारे पाठ्यक्रम की किताबों में सिर्फ मुगलों को ग्लोरीफाई किया। और जो हमारे यहाँ के दिलेर और दबंग शासक थे, उनको किताबों में एक एक पैराग्राफ दिया, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, या कोई और भी हो। हमारे देश के एक बहुत ही बुद्धिमान निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने इस विषय पे, पृथ्वीराज चौहान पे 18 साल रिसर्च की और सारे ऑथेंटिक प्रूफ इकट्ठे करने के बाद इस फिल्म का निर्माण किया। अब उन्होंने सोचा कि साहब इसको कौन करे, तो आपको मालूम है बॉलीवुड की हालत। चूंकि ये हिंदू राजा प्रधान स्टोरी थी तो कोई भी करने को तो तैयार होता नहीं। अंत में हमारे देश के लाडले अक्षय कुमार ने देश हित में इस फिल्म को करना स्वीकारा। देखिए, पैसे तो सभी कमाते हैं साहब, राष्ट्रपति से लेके और नीचे जो सफाई करता है वो सब कमा रहे हैं, सब पैसे के लिए जिंदा है, क्योंकि पैसे से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो उस सब्जेक्ट को हटा दें तो अक्षय कुमार ने किया। ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैंने इनके साथ 3 फिल्में की हैं और मैं इनको व्यक्तिगत भी जानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे कलाकार और राष्ट्रभक्त आदमी हैं। अब बात आती है कि साहब, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी जो संजोगिता थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा कहा जाता है। तो अब उसके लिए चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने गजब का सिलेक्शन किया। विश्व सुंदरी जो मानुषी छिल्लर है उनको फाइनल किया। एकदम फ्रेश फेस, पहली फिल्म और विश्व सुंदरी। मुझे विश्वास है कि ये जोड़ी पर्दे पे बहुत ही अच्छी लगेगी। ये तो स्टार कास्ट की बात है। बात यहां पे आती है कि इस फिल्म को क्यों देखना है और किस किस को देखना है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमान दोनों को ये फिल्म देखना चाहिए, ताकि हमें सच्चाई पता चल सके। हमारे जो बुजुर्गान थे और जो बुजुर्गान महिलाएं थी, उन पर क्या अत्याचार हुए, ये सब देखने के लिए आपको इसको जरूर देखना चाहिए। अब आपको ये तो बता दिया मैंने कि 1178 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारे देश पर राज किया। 17 बार इस मुगल शासक ने पृथ्वीराज चौहान पे हमले किए। 17 बार इसको मोहम्मद गौरी को जिंदा गिरफ्तार किया पृथ्वीराज चौहान ने। पर चूंकि हमारी एक सनातनी परंपरा है कि हम नाहक किसी की जान नहीं लेते, इसलिए इन्होंने 17 बार उसको जिंदा ही छोड़ दिया कि अब नहीं आना, अब दोबारा नहीं आना। इन 17 बार युद्ध लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान साहब की उम्र भी हो गई थी, शरीर भी थोड़ा कमजोर हो गया था। पर जवानी में अगर आपको बता दें तो उनकी तलवार रखी हुई है म्यूजियम में, जो 60 किलो की, 60 केजी। क्या व्यक्तित्व होगा साहब, 60 किलो की तलवार एक हाथ से चलाना, एक हाथ से घोड़ा संभालना और युद्ध लड़ना, अपनी भी जान बचाना और दुश्मन को भी मारना। क्या बात है, हमें तो नाज है उन बुजुर्गों पे। अब साहब, ये सारी बातें होने के बाद 18वीं बार जब मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया बड़ी सेना लेके, तो इस बार उसने इनको परास्त कर दिया, पृथ्वीराज चौहान साहब को अरेस्ट कर लिया। पर उन्होंने सोचा कि अब मैं मरूंगा तो पक्का है, इसके पहले इसको मार के मारना है। तो एक प्रतियोगिता के तहत उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि मैं तो आवाज़ पे तीर मार देता हूं और ये वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, घंटी टांग दी, उन्होंने कहा इसको बजाना। पर इनके दिमाग में क्या था कि जैसे ही मोहम्मद गौरी बोलेगा मैं उसको तीर मारूंगा। जैसे मोहम्मद गौरी ने कहा कि हाँ वो घंटी बजाओ, ये आवाज़ सुनी, आंख से अंधे, आंख में पट्टी बंधी हुई, पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्द भेदी बाण चलाया। वो बाण सीधे जाके मोहम्मद गौरी के कलेजे में बैठा, मोहम्मद गौरी वहीं मर गया।
ये तहलका देख के सारे सैनिक उनकी ओर दौड़े, पर उनका एक मित्र चंद्र बरदाई उनके साथ था, जिन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमें मालूम है कि अगर हम इनके हाथ में जिंदा आए तो हमारी बड़ी छीछल लेदर होगी, इसलिए हम तत्काल आत्महत्या करते हैं। और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को तलवार पेट में घुसेड़ दी और इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे दिलेर, ऐसे जाबाज, ऐसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति के इतिहास के बारे में क्या हमें जानना जरूरी नहीं है? 75 साल के कांग्रेसी राज में उन्होंने इन राजाओं के बारे में कभी भी हमको एक पन्ने से ज़्यादा नहीं बताया। हमारे बच्चे जब भी पढ़ते हैं तो ग्लोरीफाइड मुगल, अकबर, शाहजहां ये थे, पर इनको ग्लोरीफाई मत करिए साहब। जो लुटेरे हमारे घर में घुस के हमारी माँ बहनों और हमारे धन दौलत को लूट लें, उनका इतिहास हम पढ़ें। और जिन्होंने इनको रोकने के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी, उनके बारे में कुछ भी नहीं। तो थैंक्स चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, अक्षय कुमार को, मानुषी छिल्लर को, कि इन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बनाई। एक इंसिडेंस और मुझे याद आ रहा है कि जब ये दिल्ली में राज कर रहे थे तब संजोगता जी ने कहीं से इनकी एक पेंटिंग देख ली और उनको लगा कि साहब मैं विवाह करूंगी तो इसी व्यक्ति से करूंगी। पर वो एक ऐसे राजा की बेटी थी जिसका नाम जयचंद, जिसके नाम से हमारे देश में मुहावरे हैं कि जयचंद बहुत हो गए, उसकी लड़की थी। अब यहाँ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पटती नहीं थी साहब। जयचंद ने कसम खा ली कि साहब हम अपनी बेटी तो उसको नहीं ब्याहेंगे। बेटी को भी उसने मना कर दिया। उसने एक स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में उसने पूरे देश के राजाओं को बुलाया, सिसोदिया, चौहान, ठाकुर, इन लोगों को, और वो उसकी तैयारी कर रहा था। जब संयुक्ता जी, हाँ, उसने एक और काम किया कि उसने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बना के दरवाजे पे दरबान बना के लगा दी उनकी बेइज्जती करने के लिए। संयोगता ने भी सोच लिया कि मैं तो उसी मूर्ति को माला पहनाऊंगी साहब। ये खबर पृथ्वीराज चौहान को थी। बस वो भी प्रेम के वशीभूत वहां आ गए और जैसे ही राजकुमारी निकली, सारे राजाओं को देखते देखते, और उसने जाके उस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहा, उसी वक्त वो अपने घोड़े से आए, अपना सर झुकाया, वो माला उनके सिर पे थी और उनने संयोगिता जी को उठाया, अपने घोड़े पे आगे बिठाला और सीधे जाके अपने राज्य में ले गया और उससे विवाह कर लिया। प्रेमी भी बहुत बड़े थे वो। हमारे यहाँ प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंसान से हो, चाहे ईश्वर से हो, चाहे प्रकृति से हो। तभी तो लोग कह लेते हैं ना कि भाई इनके शिवलिंग तो गली गली दिखते हैं। हाँ साहब, हम जहाँ पत्थर रख देते हैं और आस्था और दिल से मान लेते हैं कि ये ईश्वर है, ईश्वर को वहाँ आना ही पड़ता है। तो ये थे तो उनके स्वयंवर की बात। चलिए साहब, 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी लाश को ले जाके वो अफगानिस्तान ले गया, गजनी, और उसने वहां उनको दफन कर दिया। उनका एक छोटा सा कब्र बना दिया। जब वो मरा खुद, तो उसने पृथ्वीराज चौहान की कब्र के बगल में ही अपनी कब्र बनवाई और मरने के पहले एक नियम बना दिया कि जो भी मेरी कब्रगाह में आएगा वो पहले पृथ्वीराज चौहान की कब्र पे 4 जूते मारेगा, उसके बाद ही हमारे पास आएगा। ये 1000 साल से परंपरा अफगानिस्तान में चल रही थी। हमारी भारत सरकार, कितनी सारी सरकारें आई, सबको मालूम था, पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सम्मान के लिए कुछ भी नहीं किया, बात ही नहीं की अफगानिस्तान गवर्नमेंट से। जब वहां शांति थी, करजई जैसे राष्ट्रपति थे, तब भी उन्होंने बात नहीं की। अब तो खैर आतंकियों का राज है। पर साहब उसी बीच एक और चौहान, एक और राणा भगत सिंह की तरह देश में पैदा हुआ, जिसका नाम था शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा ने, ये अलग बात है कि अपनी जाति के 22 लोगों को मारने के कारण पूनम देवी जैसी सांसद को उसके घर में दिल्ली में घुस के गोलियां मार दी और पकड़ा गया, शान से पकड़ा गया। उसके किसी भी वीडियो में आप अगर देखेंगे तो कहीं भी वो ऐसा दुखी नहीं दिखता। अब उसको लगा कि साहब मेरी जिंदगी तो नब गई, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अमर हो जाऊं। तो उसको जेल में पता चला कि साहब जो हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, इनकी जो समाधि है वो अफगानिस्तान में है। अब साहब इसने सोचा कि अब तो वो हमें वहां से उनका शव लाना है और कैसे भी हिंदुस्तान में उनको सम्मान देना है। 2004 में शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया। 2005 में वो कलकत्ता पहुंचता, वहां एक स्टूडेंट की हैसियत से वहां पे एडमिशन लेता, एक नया एड्रेस प्रूफ बनाता, उस एड्रेस प्रूफ से वो अपना पासपोर्ट बनाता है, पासपोर्ट बना के वो सीधे पुर्तगाल पहुंचता है, वो अफगानिस्तान पहुंचता। अफगानिस्तान में जाके 6 महीने तक वो ये खोजता रहता है
कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि कहाँ है, और एक दिन वो उसको खोज लेता है और ये तय कर लेता कि साहब आज रात इनकी अस्थियां यहां से निकाल कर मैं हिंदुस्तान ले जाऊंगा। सोचिए साहब, अगर हिंदू राष्ट्रभक्त और जाबाजी पे उतर आए तो वो कितनी हिमाकत कर सकता है। साहब वो रात में पहुंच गया, उसने खोद खाद लिया और साथ में उसने एक अपना दोस्त वीडियोग्राफर भी रखा और खुद भी वीडियो बनाता रहा ताकि ये प्रूफ हो कि वो कहाँ कब्र खोद रहा है, कहाँ से अस्थियां निकाल रहा, कैसे आ रहा, कैसे गया, सब कुछ उसने कंप्लीट रिकॉर्ड किया। और सीमावर्ती क्षेत्रों से भागते पैदल ऐसे वैसे कपड़े की पोटरी में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को लपेट के हिंदुस्तान आ गया। जब उसने हिंदुस्तान में ये डिक्लेयर किया कि मैं पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ले आया हूं उनकी समाधि को खोद के, क्योंकि वहां बहुत बेइज्जत किया जा रहा था, तो हमारी सरकार उसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती कि जो राष्ट्रीय स्तर पर होना था वो एक व्यक्ति ने करके ले आया। खैर उसने अपनी मां से पूछा क्या करें। उनकी मां ने कहा कि घर में ही एक पिलखई गांव है उत्तर प्रदेश में, घर में ही एक मंदिर बनाया, वहीं उनकी अस्थियां दफन की और आज माने पृथ्वीराज चौहान साहब की समाधि ससम्मान हमारे देश में है। पर वो चाहे कांग्रेस की सरकार थी या आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सम्मान देने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर उस समाधि की को सम्मान देंगे तो सरकार की किरकिरी होगी। ये राजनीतिक पहलू के कारण आज भी महाराणा प्रताप, चलिए हिंदुस्तान तो आ गए। दुर्भाग्य है कि अगर आपको उस पर शक है तो आप उसका डीएनए करा सकते हैं, उसकी कार्बन डेटिंग करा सकते हो, इन सबको करके आप ये जान सकते हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान की ही हड्डियां हैं या नहीं है। फिर तो एक स्मारक बना सकते हैं ना, पर नहीं किया और मेरे को लगता भी नहीं कि वो करेंगे, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, ये अपने सम्मान के आगे किसी के सम्मान को नहीं देखते। खैर फिर भी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज उनके ही कारण ये जो पृथ्वीराज चौहान फिल्म है इस सक्सेस पे आ सकी। चलिए ये सारी बातें होने के बावजूद मैं अंत में आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, और ये मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया ऐतिहासिक, कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान साहब का जन्म गुजरात में हुआ था और मृत्यु राजस्थान में हुई थी उससे लड़ते हुए। इस जाबाज व्यक्ति की फिल्म को देखकर हमारे यहाँ के राजनीतिक कहते हैं कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है हिंदुओं का। अरे साहब हम बिखरे हुए थे, इसीलिए तो 75 साल दबे हुए थे। ध्रुवीकरण से नेक काम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी जो देश के दुश्मन हैं वो किसी भी धर्म और किसी भी प्रजाति से हो सकते हैं, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। ये सब ध्रुवीकरण में ही तो बंधे हैं। तो क्यों ना 75 लाख 134 में से अगर 25 हम अल्पसंख्यक निकाल दें और भी 10 निकाल दें तो तकरीबन 90 करोड़, सॉरी लाख बोल रहा था, 90 करोड़ लोगों को अगर ध्रुवीकृत किया जाता है तो राष्ट्र मजबूत होगा ना, राष्ट्र विरोधी कमजोर होंगे। यहां पे मैं अंत में आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी इस फिल्म को देखें, क्योंकि आपका इतिहास इसमें छुपा हुआ है। आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं, सनातनी मुस्लिम हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्यौहार में जाते हैं। ये मुगलों के लिए आपस में मत लड़िए। आइए, आज फिल्म रिलीज़ हो रही है। हम धन्यवाद करते हैं अक्षय कुमार का, मानुषी जी का और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का, और जिन जिन राज्यों ने इसको टैक्स फ्री किया है उनका। और मैं चाहूँगा कि देश के बाकी राज्य भी इसको टैक्स फ्री करें और हम इस फिल्म को सामूहिक रूप से देखें, अपने इतिहास के लिए, एकजुट होने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, राष्ट्र के लिए और खुद अपने लिए। नमस्कार, जय हिंद,